Hello students, this is Vikas Garg. Welcome you on my YouTube channel. Student, today in this video we will start the chapter number 4 of business study class 11, that is business services. Students, first of all, what is business services? बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। देखिए, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको बिजनेस सर्विसेज समझ में आ जाएगा। आप एक कस्टमर हैं, मार्केट से कुछ सामान परचेज करने जाते हैं। सपोज आपने एक ब्रेड परचेज किया। आप क्या करते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर आप हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं। शॉपकीपर क्या करता है, आपको ब्रेड दे देता है। आप उसके बदले क्या करते हैं, आप उसको पैसे दे देते हैं। तो जो आपने ब्रेड खरीदा है वो, इसका मतलब क्या हुआ, वो टेंजिबल आइटम है। टेंजिबल आइटम कौन सी होती है? टेंजिबल आइटम्स आर दोज आइटम विच कैन सी एंड टच, दे हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, वो हम उससे ले लेते हैं। चाहे वो कोई भी आइटम हो, कोई हम फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, कोई हम पेरिशेबल गुड्स भी खरीद सकते हैं, कोई ड्यूरेबल गुड्स भी खरीद सकते हैं, यानी कि कोई भी गुड्स होती है तो वो टेंजिबल आइटम होती है, राइट। दूसरी तरफ अब सपोज कीजिए, अगर मान लो एक पेशेंट है, एक व्यक्ति है, वो बीमार हो जाता है, वो क्या करता है, एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है, उसका चेकअप करता है और अपनी एक जो प्रिस्क्राइब स्लिप होती है उस पर कुछ मेडिसिन लिख के दे देता है और उससे एक फी ले लेता है। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पेशेंट ने डॉक्टर से क्या किया, क्या कुछ सामान खरीदा? नहीं खरीदा, बट उसको पैसे दिए, जिसको हम कंसल्टेंसी फी बोलते हैं। यानी कि हम जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, हम उसको देख नहीं सकते, वो क्या है, इंटेंजिबल आइटम। यानी कि इंटेंजिबल आइटम कौन सी हुई? इंटेंजिबल आइटम आर दोज आइटम विच कैन नॉट सी एंड टच, दे हैव नॉट फिजिकल एक्सिस्टेंस। यानी कि जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल आइटम। तो स्टूडेंट्स, यही होती हैं हमारी सर्विसेज। यानी कि एक बिजनेस इसी प्रकार से कुछ ना कुछ सर्विसेज प्राप्त करता है। जैसे यानी कि हम बोल सकते हैं बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। यानी कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी ये पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, हम उनको, जो एक बिजनेस है, उनको डन करने के लिए, उनको कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कोई कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, मैं नीचे भी लिखा है, एडवर्टीजमेंट है। तो इस प्रकार से आपने जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ा था, वही सारी सर्विसेज हैं, राइट। तो देखिए इनकी फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले इसने बताया इंटेंजिबिलिटी, यानी कि इंटेंजिबिलिटी को मैंने अभी आपके आगे एक्सप्लेन किया, विच कैन नॉट सी एंड टच, विच कैन नॉट सी एंड टच एंड दे हैव नॉट फिजिकल एक्सिस्टेंस, दीज आर इंटेंजिबल। हम इसको 5I या 5I के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 500 आई हैं, तो हम इनको 5I के नाम से भी जानते हैं। तो इंटेंजिबल मैंने एक्सप्लेन किया। सेकंड है स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। यानी कि जो सर्विसेज होंगी, वो सर्विसेज हर सर्विस प्रोवाइडर की अलग अलग होंगी, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सर्विसेज ऑफ द बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज इज डिफर फ्रॉम द अनदर बैंकिंग, लाइक अ नेशनलाइज्ड बैंकिंग गिव द प्रोवाइड द सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम द एनी प्राइवेट बैंक और एनी फॉरेन बैंक। थर्ड वन, इन्वेंट्री, द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम when they are produced। यानी कि इन्वेंट्री में इसने ये बताया कि हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे हम क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, और आज उसका कंजम्पशन नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं एंड इन फ्यूचर हम उसको कभी भी यूज कर लेते हैं। बट इन द मैटर ऑफ सर्विसेज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, राइट। इसके बाद इसने लिखा इनसेपरेबिलिटी, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी भी हम इसको बोलते हैं। द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, दीज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली। यानी कि जो ये सर्विसेज हैं, हम इसके प्रोवाइडर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और लास्ट वन है
इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो कंज्यूमर होता है, जो सर्विस लेने वाला होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी फीचर। अभी टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया था, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट है, ये 5 तरह की सर्विसेज होती हैं। तो आज हम जो करेंगे आपके सिलेबस में 3 है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज को हम आज करेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। देखिए बैंकिंग, सबसे पहले बैंक के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपने बैंक के बारे में सुना होगा कि बैंक क्या होता है। देखिए बैंक को एक कॉमर्स की लैंग्वेज में देखें तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, एक बैंक इज एक इंस्टीट्यूट है विच एक्सेप्ट द डिपॉजिटेड फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक का पैसा जमा के रूप में स्वीकार करता है। यानी कि बैंक क्या करता है स्टूडेंट्स, बैंक लोगों का पैसा स्वीकार करता है, यानी कि जमा करता है, एंड ग्रांटिंग द लोन टू एनी इंडस्ट्री और द एनी ट्रेडर, और उसी पैसे को जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है या कोई ट्रेडर होता है या कोई निडी होता है उसको लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है। देखिए जैसे मैं सपोज करूं ये एक बैंक है, राइट, ये एक बैंक है, ये कस्टमर हैं, इन्होंने क्या किया, इनके पास जो पैसा था वो एक्सेस था, इन्होंने सबने क्या किया, बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट करवा दिया, राइट। और बैंक क्या करता है, इनको सपोज कीजिए 3% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करता है। अब इन्होंने क्या किया, सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक के पास क्या हो गया, 30 लाख रुपीज सबमिट हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब ये बैंक क्या करता है, जो भी कोई नीडी पर्सन होता है या कोई ट्रेडर होता है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उनको ये एज अ लोन प्रोवाइड करवा देते हैं, राइट। अब ये जो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये अब मान लो बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है इनको 3% पे कर रहा है, और जो बैंक लोन के रूप में प्रोवाइड करवाएगा, सपोज कीजिए उसने क्या किया, 8% पर एनम के रूप में उन्होंने उनको लोन प्रोवाइड करवाया। तो जो बीच का गैप है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बैंक का मीनिंग होता है, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू द नीडी पर्सन, राइट। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि एक कस्टमर बैंक में किस किस टाइप के अकाउंट ओपन कर सकता है। यानी मैंने अभी आपको एक बताया, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट द डिपॉजिटेड फ्रॉम द पब्लिक, यानी एक बैंक जो है पब्लिक से किस किस रूप में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले इसने बताया सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि एक कस्टमर जो बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ जो कस्टमर है उनकी सेविंग को इंक्रीज करना होता है, राइट। यानी कि जो एक कस्टमर स्टूडेंट्स उनकी जो सेविंग्स हैं उनको इनकरेज करना इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, और क्या होता है इसमें, एक जो कस्टमर है एक मिनिमम अमाउंट से अपना अकाउंट ओपन कर लेता है। जनरली मैं बात करूं, मिनिमम ₹100 इन अर्बन एरियाज एंड 1000 इन अर्बन एरियाज एंड 3000 इन द रूरल एरियाज। इस पे जो इंटरेस्ट की रेट दी जाती है वो काफ़ी कम दी जाती है। जनरली ये वैसे बैंक टू बैंक डिफर करता है कि कोई बैंक कितनी देता है, कोई बैंक कितनी देता है। जनरली जो इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो 3% पर एनम दिया जाता है। इसमें चेकबुक की भी फैसिलिटी आपके पास होती है, यानी कि जो बैंक है कस्टमर को चेकबुक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एक पासबुक दी जाती है बैंक की तरफ से, जिसमें कस्टमर को दी जाती है, जिसमें पासबुक में उसके विड्रॉल का और उसके एक्सेप्ट का सारा हिसाब किताब लिखा रहता है। जो इनकी मैक्सिमम अमाउंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो इनकी ट्रांजैक्शन लिमिट होती हैं उन पे इनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है ये हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। देखिए जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट मोस्ट सूटेबल फॉर द बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन के लिए ही ज़्यादा सूटेबल होता है। एक इस पे जनरली इस पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाया जाता बैंक के द्वारा, बट इसमें बहुत सारी फैसिलिटी जो बैंक है वो कस्टमर को, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उसको प्रोवाइड करवाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, देयर आर नो एनी ट्रांजैक्शन लिमिट, देयर आर एनी नो लिमिट ऑफ अमाउंट टू डिपॉजिट और विड्रॉल, यानी कि आप कितना ही पैसा एक दिन में निकाल सकते हैं, कितनी ही ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर कर सकते हैं, आपकी इसमें कोई लिमिट ऐसी नहीं होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी जो बैंक है इसमें जो अकाउंट होल्डर है उसको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। स्टूडेंट दिस अकाउंट हैज़ ऑल्सो गेन्ड वाइड पॉपुलरिटी दिस डेज, ये काफ़ी आजकल
पॉपुलर है। और इस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो एक डिपॉजिटर है वो क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करवा देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कीजिए आपने क्या किया, 1000 रुपीज़ पर मंथ आपने डिपॉजिट करवाया फॉर 7 ईयर्स। आप क्या करते हैं, 7 साल के लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ आप डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स अमाउंट है ये। 7 साल के बाद क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड पे आपको जितना भी ये पैसा डिपॉजिट होगा विद इंटरेस्ट आपको वो रिफंड हो जाएगा। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जनरली सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सबने सुना होगा, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डिपॉजिटर है एक फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा करवा देता है। जैसे मैं बात करूं, आपने क्या किया, ₹5 लाख डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स। इससे पहले आप इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल केसेस और बचते हैं। अगर आप इसको एफडी को बीच में आप ब्रेक करते हैं, बीच में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, परंतु जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा जिस टाइम तक आपने उसको जमा करवाया है। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, इनका स्लैब होता है कि अगर आप मान लो सपोज कीजिए, अगर आप 1 मंथ तक इसको डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 3% पर एनम मिलेगा। 6 मंथ तक करवाते हैं तो आपको 3.5% मिलेगा। 1 ईयर तक या 12 मंथ्स तक आप करवाते हैं तो आपको 4% मिलेगा, और 2 ईयर्स तक करवाते हैं तो 5% मिलेगा। तो ऐसे रेट स्लैब होता है इनका। सपोज कीजिए मैंने आपको एग्जांपल लिया कि आपने 5 लाख रुपीज़ 2 ईयर्स तक सबमिट करवाया, परंतु आपको जो नीड हो गई वो आपको 6 महीने के बाद ही हो गई। तो आप क्या करते हैं, इसको बीच में ब्रेक करवा सकते हैं, परंतु जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 3.5% मिलेगा, क्योंकि वो उसी टाइम का है। तो स्टूडेंट्स, ये कितने भी टाइम का करवाया जा सकता है, कितने ही अमाउंट का करवाया जा सकता है, परंतु इसमें ये होता है कि आप एफडी करवाते हो एक अमाउंट की करवाते हो और एक फिक्स पीरियड के लिए करवाते हो, राइट। अब इसके बाद आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये जो अकाउंट है स्टूडेंट्स, ये आपका सेविंग का और एफडी का कॉम्बिनेशन होता है। सेविंग का और एफडी का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए दोनों का ऑप्शन कैसे होता है, आप क्या करते हैं, आपने सपोज कीजिए 7 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें एक मिनिमम बैलेंस होता है जो 25,000 रुपीज़ होता है। आपका जो 25,000 रुपीज़ रहेगा ये आपका सेविंग अकाउंट में रहेगा, बाकी जो 6,75,000 है विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एफडी अकाउंट, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसमें को एफडी वाला मिलेगा। अब सपोज कीजिए आपको कुछ टाइम के बाद आपको 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल करेंगे और ये एफडी में से 1 लाख रुपीज़ एफडी में से अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका सेविंग अकाउंट में और आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो आपकी एफडी है वो आपकी ऑटोमेटिकली टूट के 6 लाख रुपए की रह जाएगी। जबकि एफडी में क्या करवाना पड़ता था, आपको पूरी एफडी एक ही टाइम ब्रेक करवानी पड़ती है। तो ये होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एडवांस लोन, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ग्रांटिंग द लोन टू द ट्रेडर। तो वो लोन किस किस रूप में देता है, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि हम इसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो है वो अलग है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बैंक ड्राफ्ट, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज द कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ बैंक लेंडिंग। इन दिस मेथड अ कस्टमर हु मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द बैंक, मैंने भी आपको बताया था कि जो अकाउंट होल्डर करंट अकाउंट या जो बिजनेसमैन अकाउंट करंट अकाउंट डिपॉजिट करता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करवाती है। कई बार क्या होता है कि बैंक अकाउंट होल्डर के खाते में अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते जितने उसको नीड होती है। जैसे सपोज करो उसके अकाउंट्स में केवल 10,000 रुपीज़ है और उसको 12,000 रुपीज़ की नीड है, तो जो 2,000 रुपीज़ है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। जो बैंक है उसको 12,000 रुपीज़ विड्रॉल करने की परमिशन दे देगा, परंतु वो केवल उसी केसेस में होता है जो बैंक की नज़र में काफ़ी ट्रस्टवर्दी कस्टमर है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इस पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है, कमीशन चार्ज कर लिया जाता है। अब उसके बाद आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बैंक ड्राफ्ट आपको फैसिलिटी करवाता है एक जगह से पैसे को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि बैंक ड्राफ्ट is a financial institute with the help
of which money can be remitted from one person to another and from one place to another place. A bank draft can be obtained after depositing the required amount in the bank. यानी कि स्टूडेंट्स क्या होता है, जो बैंक ड्राफ्ट होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन और एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए इसको ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें क्या होता है, पहले आपको बैंक में रुपया जमा करवाना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल बिकम अ बैंक ड्राफ्ट. अब कैश क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीसी लिमिट भी बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स? इन दिस मेथड अ बोरोर इज अलाउड टू विड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी. जो बिजनेसमैन होता है, बैंक उनकी कैश क्रेडिट लिमिट बना देता है. उसके बदले वो क्या करता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, उसकी प्रॉपर्टी को कुछ सिक्योरिटी रखता है, और एक लिमिट तक, जैसे मान लो उसकी जो बिजनेस के साइज को देख के एक लिमिट बैंक फिक्स कर देता है. जैसे मान लो उन्होंने किसी बिजनेस की जो लिमिट फिक्स कर दी वो कर दी 10 लाख रुपीज़, यानी कि जो 10 लाख की है उनकी लिमिट बन जाएगी. यानी कि जो एक बिजनेसमैन है वो 10 लाख रुपीज़ तक इसका बैंक का पैसा यूज़ कर सकता है. और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, वो जितना पैसा यूज़ करता है उतना एक पैसे का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जितने दिन यूज़ करेगा उतने ही दिन का पैसा देना पड़ेगा. जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज कीजिए एक कस्टमर ने क्या किया, बैंक ने कस्टमर की लिमिट फिक्स कर दी 10 लाख रुपीज़, राइट. जो अकाउंट होल्डर था उसके अकाउंट्स में टोटल 5,000 रुपीज़ पड़े थे. तो बैंक ने 10 लाख रुपीज़ लिमिट फिक्स कर दी, तो यानी कि वो बैंक से 10,05,000 रुपीज़ विड्रॉल कर सकता है. आज उसको जरूरत पड़ गई केवल 50,000 रुपीज़ की, राइट. यानी कि उसने क्या किया, बैंक से 45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉल किया, क्योंकि 5,000 उसका था, 45,000 बैंक से ज़्यादा विड्रॉल कर लिया. अब उसने क्या किया, 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 डेज ही डिपॉजिटेड द मनी ऑफ ₹50,000. 5 दिन के बाद उसने 50,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिया. तो इस केस में स्टूडेंट जो 45,000 रुपीज़ उसने 5 डेज के लिए एक्स्ट्रा यूज़ किया है, केवल उसी 5 डेज का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा. जबकि जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन है, इसमें क्या होता है, ये लोन बैंक इकट्ठा ही देता है. जैसे सपोज करो बैंक ने क्या किया, 25 लाख रुपीज़ जो है 5 ईयर्स के लिए पेड जो है लोन दे दिया. उसको 25 लाख रुपीज़ इकट्ठे मिलेंगे, लमसम पेमेंट मिलेगी, चाहे उसको 25 लाख लोन उसका सैंक्शन हुआ, चाहे उसको 25 की ज़रूरत नहीं थी. मान लो सपोज कीजिए उसने क्या किया था, 20 लाख की उसको नीड थी, और उसने क्या किया, 30 लाख रुपीज़ के लिए उसने लोन रिक्वायर किया, और जो बैंक ने सैंक्शन किया वो 25 लाख कर दिया. तो उसको क्या होगा, 25 लाख रुपीज़ लमसम पेमेंट मिलेगी. और जो उसको 20 की नीड थी वो भी आज नहीं थी, 2 लाख की आज नीड थी, 5 लाख की उसको 10 दिन के बाद नीड थी, 5 लाख की फिर उसको 1 महीने के बाद नीड थी. परंतु क्या होगा, इसको ये पैसा इकट्ठा मिलेगा, और जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो पर मंथ जितनी भी मिलेगी वो उसको इकट्ठी हर मंथ उसको जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी. तो ये थे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ लोन.